धन्यवाद प्रोफेसर रंजीत जी। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच श्रीमान अशोक मेहता जी हैं। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और भारत सरकार के पूर्व महान्यायवादी रह चुके हैं। हम श्रीमान अशोक मेहता जी को आमंत्रित करते हैं कि वह अपने विचार हम लोगों को। सभी को मेरा प्रणाम। अभी अभी आप सबको मालूम हो ही गया है कि मैं प्रोफेशनली वकील हूं, लेकिन प्रश्न इस बात का है मैं ट्रिपल आईटी में क्या कर रहा हूं। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स की बात यहाँ पर हो रही है और वो भी एकेडमिक्स की हो रही है। 2002-2003 में ये कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हुआ ही था कि साइंटिस्ट माशेलकर जी को यहाँ बुलाया गया था। माशेलकर जी का सब्जेक्ट था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हर तरफ लॉ में भी और बाकी जगह भी आईपीआर आज भी पेट सब्जेक्ट रहा है और उस पेट सब्जेक्ट का बहुत बड़ा जुड़ाव वो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन से भी है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एक फोर्सफुल ऑप्शन सामने आ जाता है। इस फोर्सफुल ऑप्शन की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार और ट्रिपल आईटी से स्वयं ये आवाज उठी और वो आवाज थी ईथोस की, मूल्यों की, वैल्यूज की, प्रकृति की। जरा सोच के देखिए टेक्निकली कि अगर किसी दिन सूर्य पूरब की जगह से पश्चिम से उग आएगा तो बस प्रलय ही हो जाएगा। तो हमारे जो कानून हैं वो सारे के सारे प्रकृति पे डिपेंडेंट है। वो नेचुरल लॉज हैं, उनकी अपनी वैल्यूज हैं। उनकी केवल मॉरल वैल्यूज नहीं हैं, उनकी वैल्यूज सनातन है। हिरोशिमा की बात अभी अभी हुई, लेकिन जब भी मैं वैल्यूज की बात करता हूं तो अब इसको फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए मैं धीरे से हर सब्जेक्ट का केवल नाम लूंगा। ये काम जो भी इस आवाज को मेरी सुन रहे हैं ये उनका है कि उस सब्जेक्ट को कितने क्रेडिट देने हैं, उसको फोर्सफुल ऑप्शन बनाना है या फ्लेक्सिबिलिटी में एक ऑप्शन देना है। 10 ऑप्शन में से किसी को एक चूज करने के लिए कहना है या 3 ऑप्शन में से एक चूज करने के लिए कहना है। लाइकिंग ऑफ द पर्सन पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वो उन सब्जेक्ट्स को चूज करता है या उन सब्जेक्ट से अतिरेक किसी सब्जेक्ट को चूज करता है। वो 1 साल में ही पढ़ाया जाना चाहिए, 1 सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाना चाहिए, या सारे के सारे 8 साल तक 16 के 16 सेमेस्टर में रिसर्च करते हुए भी पढ़ाया जाना चाहिए। ये सब आपकी फील्ड है, मैं टच करके छोड़ता हूं। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन टेक्निकल कोर्सेज। तो जवाब मिल गया, टेक्निक इज एन आर्ट। तो नॉन टेक्निकल टेक्निकल का कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी।
तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कल से जो बातचीत चल रही है वो मल्टी इंस्टीट्यूट की चल रही है, आपस में किस तरह से वो काम करेंगे। तो मैं जोड़ रहा हूं ओरिएंटल। कुतुब मीनार के पास के लौह स्तंभ का लोहा कैसे बना था, आज भी अगर रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है तो बहुत से ऐसे मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी के सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें हमारे ओरिएंटल कोर्सेज के अंदर उसकी डिटेल्स होंगी। और जब उनको पढ़ने का विषय आएगा तो संस्कृत भी जानकार होना उस व्यक्ति के लिए जो उधर काम कर रहा है, तो वो फर्स्ट ईयर नहीं, अगर वो उस पर रिसर्च करना चाह रहा है तो उसके लिए ये भी आवश्यक हो जाएगा कि कम से कम 3 महीने का एक संस्कृत का कोर्स भी करे, उसमें भी क्रेडिट पाए। मल्टी डिसिप्लिन विषय अपने आप में सबकी जानकारी में है। मल्टी एंट्री, मैं कहीं से ग्रेजुएशन करूं, लॉयर बन चुका हूं और ट्रिपल आईटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहूं, ये फ्रीडम भी आपको देनी पड़ेगी। है अभी मालूम पड़ा है, कहां पर, खड़गपुर लॉ पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इंजन भी किसी ना किसी प्रिंसिपल्स पर काम करता है और वो लॉ है उसका। ये अलग बात है कि हम उसको मैकेनिकल लॉ कहते हैं, और जब बुद्धि के ऊपर आता है तो साइकोलॉजिकल लॉ कहते हैं, और साइकोलॉजी के अंदर ही फिर क्रिमिनोलॉजी आ जाती है, और ये क्रिमिनोलॉजी फिर से इथोस पे डिपेंड कर रही है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी जो है, बंदूक बनाएगा वो इंजीनियर मैकेनिकल, या आज की तारीख के अंदर ऐसा बेड बनाएगा कि जो इम्प्रूव करेगा किसी रोगी को, उसको जितने पल हैं, जितने उसके पीठ के ऊपर बल हैं, जितनी रीढ़ की हड्डी जैसे है वैसे वो फ्लेक्सिबल हो सकेगा बेड, ये व्यक्ति के अपने वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। मल्टी मोड, मल्टी एग्जिट, मल्टी एंट्री, मल्टीलिंगुअल, इतने विषय सामने रखे जा चुके हैं। लैंग्वेज अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जितनी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में तो विषय आ ही गया। ह्यूमन वैल्यूज के साथ एक चीज बहुत तेजी से जुड़ी हुई है, किताब का नाम आ चुका है, एन त्रिपाठी जी का नाम आ चुका है, वो है प्रोफेशनल इथिक्स। रामकृष्ण मिशन की तरफ से बात आ चुकी, वाई वी वर्क, टू बी, टू लर्न, टू सर्व द सोसाइटी। नर सेवा नारायण सेवा की ओर वो लेके जा रहे हैं। ये एटीट्यूड टू वर्क है। मेक वर्क योर मीन्स फॉर इनर स्पिरिचुअल रीबर्थ, इसको कहने से रुक गए। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और तब जो कार्य किया जाता है, तब पूरी की पूरी प्रकृति एकात्म हो जाती है। उनके लिए रामकृष्ण मिशन की भी आवश्यकता है, गायत्री परिवार की भी आवश्यकता है। फिर आपके यहाँ ही किसी इंस्टीट्यूट में मैं देख रहा था, ध्येय वाक्य है योग है कर्मसु कौशलम। इसका मतलब क्या होता है? योग, योग इसको हम योगा कहते हैं। योग प्लस जुड़ना इज स्किल इन एक्शन। इसके लिए मैं ह्यूमन वैल्यूज से आगे चल रहा हूं, और ये शब्द एन त्रिपाठी जी ने यूज किया है, ये परस्यूट टू एक्सीलेंस है। मैं अभी भी इथोस पर ही हूं। रीजन क्या है? आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है, मानव के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी, और कमर्शियलिटी के लिए भी। केवल मैं लाभ उठाऊंगा इसके लिए जीवन नहीं हो सकता। प्रोफेशनल इथोस और इथिक्स अपने आप वहां आती है। मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा। अभी
हर 6 महीने में एक खबर आ जाती है, वॉक्सवैगन ने अपनी गाड़ियां, उनके 100 ब्रेक फेल कर गए नई गाड़ी के, तो उन्होंने 10,000 गाड़ी विड्रॉ कर ली। होंडा, स्टीयरिंग में कहीं जाम था, उन्होंने 1 लाख गाड़ी वापस मंगा ली। ये इथिक्स है, ये कमर्शियल इथिक्स है, मंगाना ही पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है। दुनिया में सबसे बड़ी रेनबैक्सी थी, अपने आप में फार्मास्यूटिकल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाम था। लेकिन मित्रों, एक विसिल ब्लोअर जिसके लिए जीवन में आदर्श प्रोफेशनल इथिक्स पहले नंबर पे आई, देन ही मेड द कंप्लेंट कि यहां जो टेस्ट होते हैं इस दवाओं के, वो मैनेज्ड है। कितना बड़ा बवाल हुआ, आज तक क्या स्थिति चल रही है, ये आपके सामने है। एन त्रिपाठी जी की किताब में भी एक एग्जाम्पल है। पे एरिया रैपिड ट्रांजिट, मेट्रो की बात थी, पार्ट उसको कहा गया था। उसमें जो ऑटोमेटिक सिग्नल था उस ट्रैक पर, उस रेलवे पर, उसमें कुछ गड़बड़ थी। तब क्वेश्चन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने आया, उसे रहने दिया जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए, या अभी विड्रॉ करके कंप्लीटली दोबारा से रिव्यू करके उस डिफेक्ट को रिमूव करके तब किया जाए। मैंने केवल एक सब्जेक्ट, टेक्निकल को नॉन टेक्निकल मानते हुए कंपल्सरी माना है, और वहीं मैं लेके गया हूं एग्जाम्पल्स के साथ जहां इस सत्र की शुरुआत हुई थी। अब मैं केवल टच करूंगा, बोलूंगा, और सब्जेक्ट्स अपने आप आपके बीच आ जाएंगे। प्रकृति, प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, prevention and control of air pollution, prevention and control of water pollution, एनवायरमेंट एक्ट, ग्रीन ट्राइब्यूनल बन गया है। केवल यूकलिप्टस के 150 पेड़ थे जिनको लेके गोडा बर्मन का केस शुरू हुआ, और जंगल को बचाने को लेकर के एक लाइब्रेरी भर करके ऑर्डर्स हुए, और तब जाकर के ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट का एक अलग ही डेवलपमेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, गजब है, 3 सेक्शन का एक्ट है वो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और जंगलों को बचाने के लिए अपने आप में गजब का एनेक्टमेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स। जब भी हम फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वहां का जो जनजाति रहने वाला है, जिसका पूरा डिपेंडेंस उस फॉरेस्ट के ऊपर है, उसके अपने कुछ राइट्स हैं जिनका सेफगार्ड उन माइंस को भी करना पड़ता है और उन इंडस्ट्रीज को भी करना पड़ता है। आइए, अभी फार्मर लॉज के ऊपर तो बहुत गजब की बात हुई, एक आंदोलन चला, लेकिन उसके पीछे एक और क्रांति हो गई, लेबर लॉज। 1947 से पहले लेबर कमीशन बना था, अंबेडकर जी ने बनाया था जब वो लॉ मिनिस्टर थे, सॉरी लेबर मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंस से पहले। और पेमेंट ऑफ वेज वगैरह के सारे कानून उसी समय के बने हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। 2019 और 2020 में जो 1991 में कहा गया था कि लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो सब 2020 में हुआ है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट को उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। सब्जेक्ट क्या क्या है उसमें? इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑफ वेजेस। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरुआत होती है बिजनेस की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में एक अलग तरह की चीज है, बड़ी सी बड़ी कॉरपोरेशन भी अपने आप में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा हो या बिरला हो, कहीं ना कहीं फैमिली आ जाती है, उनके झगड़े भी आपके सामने हैं। रिलायंस और अंबानी हो, आपके सामने हैं उनके झगड़े भी।
तो यहाँ फैमिली की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और हमारे यहाँ उसको माना जाता है संयुक्त परिवार। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आज भी कवर करती है। जी हाँ, डालमियास के 11 पत्नियां थी। 11 पत्नियां, एक के बच्चे सब एक ही बिजनेस में लगे हुए थे। डालमियास आज भी फेमस है। भारत के इंडिपेंडेंस के समय पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नाम था, भारत एयरलाइंस, भारत बैंक, भारत नाम से कराची, रावलपिंडी से लेकर के और कलकत्ता तक इंडस्ट्रीज थी। तो क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अपने आप में हर टेक्निकल आदमी को जानना आवश्यक नहीं है कि क्या उसका कानून होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ता है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हमारे यहाँ होती है, तो पार्टनरशिप फर्म भी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी भी अब शुरू हो चुकी है। और कंपनीज एक्ट तो आप जानते ही हैं, 1956 में भी पास हुआ था, 2013 में भी पास हुआ था। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है। क्या उसका नॉलेज अगर मेरा मन है तो मुझे नहीं होनी चाहिए? एक और चीज है, सब जानते हैं म्युनिसिपैलिटीज, लेकिन आपका जो ट्रिपल आईटी है, इसमें सैनिटेशन भी है, इसमें हेल्थ के लिए डिस्पेंसरी भी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, इसमें एजुकेशन भी आती है, प्राइमरी का स्कूल भी आता है। ऐसा ही हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में होता है। इसलिए टाउन डेवलपमेंटशिप अपने आप में एक नॉलेज है, एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। क्या सिविल इंजीनियर को अगर वो इस कोर्स को भी करना चाहता है तो नहीं करना चाहिए? माई फीलिंग इज यस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं। सॉरी, आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट about accreditation and quality of it, but yes, everyone knows copyright violation बहुत जोर शोर से रिसर्च पेपर्स में होता है और हम अभी भी ऐसा कर रहे हैं। ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन्स एक पार्ट है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अलग पार्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएशन एंड फार्मर्स राइट एक अलग ही फार्मर्स का राइट प्रोवाइड करता है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपने आप में कुछ और ही है। और लास्ट नॉट लीस्ट, बासमती चावल या ढाका की मलमल या बनारसी साड़ी या इलाहाबाद का अमरूद, लखनऊ का खरबूजा, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स अलग ही सब्जेक्ट है। माशेलकर जी ने उस समय इसी पर आकर के यहाँ पर काम करके बताया था। अब आ जाइए मेरी फील्ड में। मेरी फील्ड में लास्ट मिनट में लेता हूं, अपनी फील्ड को मैं 1 मिनट में कवर करता हूं। मेरी फील्ड है ग्रीवांस सेटलमेंट कमेटीज। हर इंडस्ट्री में जरूरी है। जब सिख इंडस्ट्री की नर्व देखी जाती है, नब्ज देखी जाती है, तो देखा जाता है इसमें कितने मुकदमे हैं, लेबर लॉज की क्या पोजीशन है, यूनियंस के साथ कितना झगड़ा है, तब उसका एमलगेमेशन और ट्रांसफर देखा जाता है। तो ग्रीवांस सेटलमेंट अपने आप में एक स्पेशलाइज फील्ड है, तो सोशल वेलफेयर का वो काम क्यों ना किया जाए। आइए वो नाम मैं केवल लेता हूं, आज जरूरी हो चुके हैं, हर कानून में है, हर बिजनेस में है, और वो है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, लेबर की स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, अदर स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, कमीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स, कंज्यूमर फोरम, लोक अदालत। चॉइस इज योर्स। कब, कहां, किसको, कितना पढ़ाना है, ये उस पर भी छोड़ा जा सकता है और एकेडमिक्स पे भी छोड़ा जा सकता है। आई फील इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द डे। Thank you everyone for having the patience to hear me.